हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड फाउंडेशन क्लास 9। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा एक्स, वेरिएबल कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, वाई हमारे पास का एक वेरिएबल, जेड भी क्या हमारे पास एक वेरिएबल। तो ये सभी के सभी के आगे हमारे पास वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सभी के सभी क्या बन गया हमारे पास एक कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की कितनी मर्जी पावर हो सकती है, लेकिन वो पावर एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉलिनोमियल। अगर एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस एक्स रेज टू पावर 1 आ जाए, अब यहाँ पे पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक टर्म आती है कॉफिशिएंट और एक टर्म हमारे पास आता है कांस्टेंट। कॉफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है। फॉर एग्जांपल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 के साथ नंबर कौन सा है 1, तो एक्स रेज टू पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा 1। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 3 का कॉफिशिएंट कितना है 3। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 दैट इज 5। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 1। अब ये आगे कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा होता है, दैट इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके इक्वल है 7, यानी कि कॉफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसके साथ लगे होते हैं, हमेशा एक्स के साथ। जैसे यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 है, उसके साथ नंबर कौन सा 1, तो एक्स रेज टू पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा 1। एक्स रेज टू पावर 3 है, उसके साथ नंबर कौन सा है 3, तो इसका कॉफिशिएंट क्या आ गया 3। एक्स स्क्वायर, उसके साथ नंबर कौन सा है 5, तो इसका कॉफिशिएंट क्या आ गया 5। एक्स रेज टू पावर 1, इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। अब पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले एक टर्म आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 3, यानी कि जो 3 है वो क्या मेरे पास एक हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या बन गई मेरे पास डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 3। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल। हाईएस्ट पावर देखनी है। इस डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फोर्थ में आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री किसके इक्वल होती है 0। फॉर एग्जांपल 4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 8 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 6 भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री किसकी इक्वल हो 2, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या 2, यानी इसकी डिग्री क्या आ गई 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री किसके इक्वल होती है 3, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी कितनी आ जाएगी 3, दैट इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3,
तो यानी इसकी डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्वल। 8y माइनस 5, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, दैट इज डिग्री किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल 12। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 0, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे चेक करें x रेज टू पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो डिग्री इसकी किसके इक्वल आ गई 5 के इक्वल। आइडेंटिफाई द डिग्री लीडिंग टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। लीडिंग टर्म होता है जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे क्या है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 1 माइनस 15। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो किसकी इक्वल है 4 के इक्वल। हाईएस्ट पावर किसके इक्वल है 4 के इक्वल, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल। अगर हमने इसमें कांस्टेंट टर्म चेक करनी हो कि कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी आ गई -15 एंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, तो x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट कितना 2। अगर हमने कोफिशिएंट निकालना हो x रेज टू पावर 3 का तो उसका कोफिशिएंट कितना आएगा -6। और अगर हमने निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1, तो यहाँ पे जो x रेज टू पावर 1 है उसके साथ जो टर्म है वो क्या 1, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। What are the coefficient of x cube and x square in the following term है 5x raised to power 4 plus 2x cube minus 7x square plus 4x minus 9। अब x क्यूब के साथ कौन सी टर्म है 2, तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या बन गया 2, और x स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है -7, तो यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा -7 के इक्वल। What is the coefficient of y in the polynomial। अब 8y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 11। अब अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे तो y मिसिंग है, y तो यहाँ पे है नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं +0 मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि y टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो हमेशा जो पॉलिनोमियल में जो इसका कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री क्या होनी चाहिए जिसकी 2, मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल हो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 की कोई भी वेरिएबल लिख दो, x रेज टू पावर 1 प्लस 1। डिग्री 3 की कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख दो, दैट इज x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, बस जो हमें स्टेटमेंट में बोला है। जैसे यहाँ पे डिग्री 2 की बात की है तो डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल लिख दिया, अगर डिग्री 1 की बात की है तो डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल लिख देंगे, और अगर डिग्री 3 की बात की है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या आ जाएगा डिग्री 3। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल 7t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 18। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किसकी इक्वल है -18, कांस्टेंट टर्म किसकी इक्वल आ रही है -18। कांस्टेंट टर्म वर्ड वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। नेक्स्ट इज, अब क्या आएगा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। हमें कोई भी पॉलिनोमियल दी होगी, पॉलिनोमियल को हमेशा हम पी एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 4x प्लस 7। उसके साथ हमें x की वैल्यू गिवन होगी, सबसे पहले केस में हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो यानी कि हमने इस पूरी पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करना है 0। p एट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7, दैट इज 0 प्लस 7 दैट इज 7, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है -2, पॉलिनोमियल किसके इक्वल है 4x प्लस 7। अब x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 7, -8 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस बट साइन बड़ा, -1 एट x इज इक्वल टू 3। तो 3 पे चेक करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, दैट इज 4x प्लस 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, दैट इज 12 प्लस 7 दैट इज 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरिएबल t है तो पॉलिनोमियल में भी हम वेरिएबल कौन सा पुट करेंगे t। सबसे पहले t की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 माइनस 3 दैट इज 6। सेकंड पार्ट, t की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है -1,
9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 12। और थर्ड पार्ट किसके इक्वल है, t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 0। p एट t इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 9 माइनस 0, 9। इवेल्युएट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल हमें कौन से वेरिएबल में दिया है, s। 3s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 2। फर्स्ट पार्ट में s किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2। 0 माइनस 0 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2। सेकेंड पार्ट, एट s इज इक्वल टू -2। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 प्लस 2। 12 प्लस 10 प्लस 2, तो किसके इक्वल आ गया, 22 प्लस 2, दैट इज 24। इवेल्युएट द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 2। अब एक पार्ट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 पे हमने इवेल्युएट कर। अब पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, p ऑफ y, दैट इज 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 10। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू की सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10। 2 into 8 minus 3 multiplied by 4 plus 8 minus 10, that is 16 minus 12 plus 8 minus 10, 4 plus 8 minus 10, 12 minus 10, that is 2. Find the value of the polynomial. Polynomial किसके इक्वल है, पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने कौन से पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की जगह पे 2 फिल कर दो। 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 4 minus 8 plus 4, that is 8 minus 8 is equal to 0. If p of z किसके इक्वल है, 5z square minus 2z plus 8, find the value of p at 0, p at 1 and p at minus 1। तो सबसे पहले p at 0 निकालते, p at 1 और p at minus 1, इसे नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। p at z is equal to 0, यानी यहाँ पे z है तो उसकी जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। 0 माइनस 0 प्लस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब p एट z इज इक्वल टू 1 निकालते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8, 5 माइनस 2 प्लस 8, दैट इज 3 प्लस 8, 11। अब निकालते हैं p ऑफ z इज इक्वल टू -1। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 8, 5 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 8, दैट इज 15। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। p एट z इज इक्वल टू 0, p एट z इज इक्वल टू 1 माइनस p एट z इज इक्वल टू -1। 0 पे वैल्यू क्या आई है, 8। 1 पे वैल्यू क्या आ गई, 11। और -1 पे वैल्यू क्या आई है, 15। 19 माइनस 15, दैट इज 4। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकालिए, फिर 1 पे वैल्यू निकाली और फिर -1 पे। तीनों वैल्यूज निकाल के हमने इस इक्वेशन में क्या किया है, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मूले। अ पिगी बैंक कंटेन्स 800 रुपीज, यानी एक पिगी बैंक है, उसके अंदर स्टार्टिंग में जो पैसे है वो कितना, 800। राहुल एड्स 200 रुपीज टू इट, और वो हर हफ्ते 200 रुपया क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। आफ्टर एवरी वीक ही एड्स रुपीज 200, हाउ मच मनी विल बी इन द बैंक आफ्टर 1, 2 और 3 वीक्स। इसके लिए क्या बनाना है, सबसे पहले टेबल, टाइम इज इक्वल टू 0, एक जगह पे टाइम है और एक जगह पे क्या हमारे पास मनी। स्टार्टिंग में देखते हैं, स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, 800। फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में 800 तो था, लेकिन हर हफ्ते उसके पास कितने पैसे ऐड हो रहे हैं, 200 रुपीज, यानी कितने रुपीज आ गए, 1000। अगले हफ्ते
फिर 200 रुपीज ऐड हो गए, 1200। और थर्ड वीक में भी क्या हुआ है, फिर से 200 रुपीज क्या हो गई ऐड, दैट इज 1400। ये तो फर्स्ट पार्ट था। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी। जब भी हम लोगों ने लीनियर एक्सप्रेशन लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल मनी प्लस टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय मनी एड आफ्टर एवरी वीक। इनिशियल मनी कितनी थी स्टार्टिंग में उसके पास, 800। टाइम पीरियड सपोज टी है, और हर हफ्ते जो मनी कितना ऐड हो रहा है, 200। तो यानी कि इसका जो लीनियर फॉर्म है वो क्या बन गई, 800 प्लस 200 टी। ये आ गई हमारे पास लीनियर फॉर्म। अगर हम लोग इसको वैसे ही देखें विदाउट फॉर्मूला, देखो अगर फर्स्ट वीक की बात करें तो 200 एक बार ऐड होगा, अगर सेकेंड वीक की बात करें तो 200 दो बार ऐड हो रहा है, और अगर थर्ड वीक की बात करें तो 200 तीन बार ऐड हो रहा है। और अगर हम लोग टाइम पीरियड टी की बात करते हैं तो हर हफ्ते कितना टाइम पीरियड के बाद कितनी मनी ऐड हो रही है, 200। तो यानी कि जो टोटल लीनियर एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 800 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय टी। क्वेश्चन नंबर 14, अ वाटर टैंक इनिशियली कंटेन्स 1000 लीटर ऑफ वाटर। इनिशियल वॉल्यूम, कि एक पानी का टैंक है जिसमें इनिशियल वॉल्यूम कितना, 1000 लीटर्स। वाटर ड्रेन्स आउट, वाटर ड्रेन्स आउट का मतलब होता है कि उसमें से पानी निकल रहा है। यानी अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, कि पानी का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 1000 लीटर था, हर मिनट के बाद 15 लीटर उसमें से पानी बाहर जा रहा है। आफ्टर एवरी मीटर मिनट 15 लीटर्स ड्रेन आउट। 15 लीटर जो पानी है वो क्या है, बाहर जा रहा है। हाउ मच वाटर रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट सेकेंड एंड 5 मिनट्स। तो पहले टाइम पीरियड लिखेंगे, टी इज टाइम पीरियड, और हमारे पास जो वॉल्यूम है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वी के साथ। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है, 1000 लीटर। 1 मिनट के बाद जो वॉल्यूम है वो क्या घट रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1000 - 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, 995। अगले मिनट में फिर जो है 1000, उसमें क्या है, 15 लीटर कम होता जा रहा है, दैट इज 970। अगले मिनट में फिर 15 लीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 955। अगले मिनट में फिर 15 लीटर जो है वो क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज 940। और 5 मिनट के बाद जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आ गया, 940 - 15, दैट इज 925 लीटर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग आफ्टर m मिनट्स। तो क्या करते थे, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो रहा है, ड्रेन आउट, यानी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, -m मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ड्रेन आउट आफ्टर एवरी मिनट। कि हर मिनट के बाद कितना पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। इनिशियल वॉल्यूम कितना, 1000 - m, हर मिनट के बाद कितना पानी बाहर निकल रहा है, 15 लीटर, यानी कि 1000 - 15 m। तो ये क्या आ गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट इज, अ मैराथन हैज 250 पार्टिसिपेंट एट द स्टार्टिंग लाइन। यानी कि स्टार्टिंग लाइन में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 250। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स 12 रनर्स ड्रॉप आउट। हर एक 10 मिनट के बाद कितने रनर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 12। ड्रॉप आउट का मतलब हमने क्या करना है, माइनस। अगर 10 मिनट में 12 रनर ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो 1 मिनट में कितने रनर ड्रॉप आउट होंगे, 12/10 रनर्स। लेकिन उसने कितने टाइम पीरियड के लिए पूछा है, टी टाइम पीरियड के लिए, तो टी मिनट्स में कितने ड्रॉप आउट हो जाएंगे, 12/10 मल्टीप्लाई बाय टी रनर्स। स्टार्टिंग में रनर्स कितने थे, 250, माइनस, माइनस का मतलब है कि जो रनर्स है वो क्या हो रहे हैं, हर मिनट के बाद बाहर निकलते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट।
माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी। तो जनरल फॉर्म क्या बन गई, 250 माइनस 6t डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज फिक्स्ड एट 8 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी दो डायमेंशंस होती है। कौन कौन सी, एक तो लेंथ और दूसरी क्या होती है, ब्रेड्थ। दिस इज द लेंथ और ये क्या हमारे पास ब्रेड्थ है। अब लेंथ हमें दी नहीं हुई, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो हमें फिक्स करके दिया है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में लेंथ किसकी इक्वल है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 8, दैट इज 80 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस में हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड केस में हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला फिर से वही, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 15 और ब्रेड्थ कितनी है, 8, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द एरिया इफ द लेंथ इज L सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो फिक्स्ड है, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ब्रेड्थ हमें किसके इक्वल दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है, L। तो जनरल फॉर्म आ गई 8L। अब यहाँ पे L जो था वो वेरी कर रहा था। फर्स्ट केस में लेंथ कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। फिर 10 सेंटीमीटर था तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया। फिर लेंथ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, तो हमने क्या निकाल दिया, एरिया। पर अगर सपोज हमारे पास लेंथ L है और ब्रेड्थ हमारे पास फिक्स्ड है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ L ले लिया, ब्रेड्थ कितना, 8, दैट इज 8L। नेक्स्ट, a taxi service charges a flat base fees of rupees 50 plus rupees 12 per kilometer hour। देखो अब इसमें क्या कहा है, कहते हैं टैक्सी एक फेयर है जिसके चार्जेस फिक्स है, दैट इज रुपीज 50। लेकिन अगर हर किलोमीटर पे आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना बढ़ता है, रुपीज 12। अब उसने कितने के लिए पूछा है, के किलोमीटर के लिए। तो के किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पड़ेगा, अगर 1 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज पड़ रहा है तो के किलोमीटर के लिए कितना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई के। अब यहाँ पे वर्ड इन्होंने बोला प्लस। जब भी हम लीनियर इक्वेशन तैयार करेंगे, लीनियर फॉर्म, तो लीनियर फॉर्म में क्या होगा, स्टार्टिंग में टैक्सी फेयर जो फिक्स था वो कितना था, 50 प्लस उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, के किलोमीटर, और हर किलोमीटर पे उसे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 12 रुपीज, यानी 50 प्लस 12 के। नेक्स्ट इज, अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पे। रोहन्स फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज रोहन। कहते हैं एक रोहन है और एक क्या उसके फादर। अब मुझे दोनों के एज नहीं पता, लेकिन जो रोहन के फादर है वो रोहन से 4 गुना ज्यादा बड़े हैं। टाइम्स का मतलब होता है इतने टाइम्स बड़े हैं। तो लेट द रोहन्स बे एज बी एक्स। तो रोहन्स की एज हमने क्या ले ली, एक्स ईयर्स। तो रोहन्स की जो फादर्स एज होगी वो क्या होगी, इससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़ी, 4x। इन 6 ईयर्स, 6 साल बाद। अब 6 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद जो रोहन्स की एज है वो कितनी हो जाएगी, x+6। और रोहन्स की फादर एज कितनी हो जाएगी, 4x+6। द सम ऑफ देयर एजेस इज 62 ईयर्स, यानी कि x+6 प्लस 4x+6, यानी कि रोहन की एज प्लस उसके फादर की एज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 62 ईयर्स। x+4x 5x, 6+6 12, 5x इज इक्वल टू 62 माइनस 12, दैट इज 50। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स।
अब उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या थी, x, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 10 साल। और रोहन की फादर एज कितनी थी, 4x, उससे 4 टाइम्स बड़ा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी एज आ गई, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर इज 28 ईयर्स ओल्डर, जब भी वर्ड आ जाए ओल्डर, यानी कि वो इतने साल बड़ी है, इतना गुना नहीं, इतने साल बड़ी है, तो उसमें प्लस होता है। तो लेट द डॉटर एज बी x, तो डॉटर एज हमने क्या मान लिया, x, तो उसके जो मदर है वो क्या 28 साल बड़े हैं अपनी बेटी से, तो मदर्स की एज क्या आ जाएगी, x प्लस 28 इन 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी, तो डॉटर की एज क्या आ जाएगी, डॉटर्स एज इज x प्लस 4 एंड मदर्स की एज क्या आएगी, x प्लस 28 प्लस 4, दैट इज x प्लस 32। द मदर विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जो उसकी मम्मी है वो उससे 3 गुना बड़ी है। अब 3 टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। उसकी मदर की एज कितनी है, x प्लस 32। अब उसकी जो मदर है वो डॉटर से कितने टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है, दैट इज x प्लस 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 20 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि डॉटर की एज कितनी आएगी, 20 ईयर्स, एंड मदर्स एज, और जो उसकी मदर थी वो क्या थी, 4 साल, 28 साल बड़ी थी उससे, दैट इज x प्लस 28, 20 प्लस 28, तो यानी कि मदर की एज क्या आ गई, 48 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 45 एंड इफ देयर रेशियो इज 3:8। जब भी हमें रेशियो दी होती है तो उस केस में फर्स्ट नंबर हम क्या लेट करते हैं, 3x, और सेकंड नंबर क्या आता है, 8x। लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x। अब उनका जो डिफरेंस है वो हमें किसके इक्वल गिवन है, 45। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा, यानी कि 8x माइनस 3x किसके इक्वल है, 45। 8x माइनस 3x 5x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 45/5, दैट इज 9। तो अब उन्होंने पूछा कि दोनों नंबर्स निकालो। फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था, 8x, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72। और सेकंड नंबर किसके इक्वल है, 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27। Hence the two numbers are 72 and 27. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। अब दो नंबर्स कौन सी रेशियो में दिए हुए हैं, 4:7। तो लेट द नंबर्स बी 4x एंड 7x, यानी दो नंबर्स कौन कौन से आगे, एक तो 4x और दूसरा नंबर क्या है, 7x। इफ देयर सम इज 132, यानी कि 4x प्लस 7x किसके इक्वल है, 132। 11x किसके इक्वल आ गया, 132, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 132/11, दैट इज 12। फाइंड द टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था, 4x, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48। और सेकंड नंबर किसके इक्वल था, 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84। A sum of rupees 180 consist of 50 पैसा क्वाइन। अब एक बैग में दो तरह के क्वाइन है, एक तो 50 पैसा क्वाइन और एक है 25 पैसा क्वाइन। तो लेट कर लो कि 50 पैसा क्वाइन x है और 25 पैसा क्वाइन y है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन, कहते हैं जो 25 रुपए के सिक्के हैं वो 50 रुपए के सिक्के से डबल है, यानी y किसके इक्वल है, 2x। ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल दी हुई है, 180। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितने सिक्के होते हैं उसको उतने के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
अब 50 रुपीज के कॉइन कितने एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50x। और 25 रुपीज के कॉइन कितने हैं वाई, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25y। अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2x, किसके इक्वल है ये 180। 50x प्लस 50x किसके इक्वल है 180, यानी कि 100x किसके इक्वल आ गया 180, तो x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 100, दैट इज 1.8। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो 50 रुपीज कॉइन 1.8 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, दैट इज 3.6। नेक्स्ट सेम, माया हैज ₹100 इन टोटल, यानी माया के पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है ₹100। और उसके पास दो तरह के सिक्के हैं, एक तो 5 रुपी क्वाइन है और एक है 10 रुपी के क्वाइन। अब मुझे नहीं पता कि 5 रुपी के क्वाइन कितने हैं, तो लेट कर लेते हैं एक्स, और 10 रुपीज के क्वाइन कितने हैं वाई। शी हैज ट्वाइस एज मैनी 5 रुपी क्वाइन एज 10 क्वाइन, कहते हैं जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 10 रुपए के सिक्के से 2 गुना ज्यादा है, यानी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है 2y। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स, प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है वाई, टोटल कॉस्ट कितनी है 100। एक्स की वैल्यू पुट कर लो 2y, यानी कि 10y प्लस 10y किसके इक्वल है 100, 20y किसके इक्वल आ गया 100, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि जो हमारे पास x रुपी के 5 रुपी के क्वाइन है वो कितने हैं 10 है, और y रुपी के 10 रुपी के क्वाइन कितने हैं हमारे पास 5 है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ, कहते हैं एक वायर है जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 240 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 पीसेस, वन पीस इज 3 times एज लॉन्ग एज द अदर। सपोज एक पीस x है, लेट द फर्स्ट पीस बी x, तो कहते हैं जो सेकंड पीस है वो उससे 3 गुना ज्यादा लंबा है, तो सेकंड पीस की वैल्यू क्या आएगी, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, दैट इज 3x। ये 3x है, ये x है। अगर फर्स्ट पीस और सेकंड पीस को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आती है टोटल लेंथ। फर्स्ट पीस की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, सेकंड पीस की लेंथ कितनी है 3x, ये टोटल लेंथ कितनी है 240, यानी कि 4x किसके इक्वल है 240, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट पीस की लेंथ 60 सेंटीमीटर है और सेकंड पीस की लेंथ कितनी होगी उससे 3 गुना ज्यादा, दैट इज 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब हमारे पास क्या दिया है एक रेक्टेंगल गिवन है, कहते हैं जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है इसकी ब्रेथ से, तो ब्रेथ हमें पता नहीं, लेट द ब्रेथ बी x सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ x सेंटीमीटर है तो लेंथ कहते हैं इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेंथ किसकी इक्वल होगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42, और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है साइड्स का सम, L प्लस बी, पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, ये किसके इक्वल है 42, L की वैल्यू कितनी है x प्लस 5, ब्रेथ कितना है x प्लस x 2x। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कितना आ गया 21, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर और लेंथ क्या थी उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा, दैट इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है जिसकी दो साइड सेम होती है, हैज टू इक्वल साइड्स दैट आर 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। सपोज बेस x है, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x,
तो कहते हैं जो बाकी की इसके दो साइड्स है इक्वल साइड्स, वो इसे कितने सेंटीमीटर ज्यादा है, 3 सेंटीमीटर। यानी ये भी कितना होगा x+3 और ये भी कितना होगा x+3। इफ द टोटल पेरीमीटर इज 33, अब पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम, दैट इज AB प्लस AC प्लस BC। AB की वैल्यू x+3 प्लस x+3 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x इज इक्वल टू 27, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, तो बाकी की साइड क्या थी x+3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने क्या किया अबाउट द पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर फॉर्म कैसे बनाई जाती है और इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।